My name is Muhammad Nan. We'll do it quickly. And this is very high level session. And some parts definitely will go a little bit in depth. Some part will take a bit high level. But this crowd is mixed crowd and they have a huge background. They have some DevOps background. They have ITV background, development background. Some are the students. So I'll try maintain my pace for this presentation so everybody can understand easily and they can grasp what we are trying to deliver to you guys. Okay? Very high level experience, so they might. So please bear with me. That's because we need to adjust and accommodate for every uh, participant in their own level. Okay? So again, very welcome and thanks for joining. So today's agenda would be what is cloud computing because this is the base of DevOps. So we need to understand a little bit how it's working, what are the models, and what is DevOps, DevOps cultures, tool, processes, virtualization, containerization. These are the important key factors. We need to understand Docker, Kubernetes, infrastructure as a code, monolithic versus microservices. These are the main topics, but we have subtopics as well in the slides. So this is my humble journey. कराची से मेरा ताल्लुक है और back in 2003 I came to Ireland for higher studies. I used to work in software house as an Oracle developer. Then I came for my master's program in back 2003. ड्यूरिंग उसके साथ फिर मैं मुझे ऑफर हो गई जॉब की अच्छी यहाँ पे तो मैंने स्टार्ट कर दी जॉब कंपनी बीटी के लिए स्टार्ट किया था सो कट इन शॉर्ट सो आईबीएम में चांस मिला काम करने का एचपी के लिए काम किया गूगल के लिए भी अरवा फाइनेंस के जरिए काम किया और रिसेंटली मेरा करंट एडवेंचर और जो जॉब है वो सैप के साथ है इसमें ये कहलाता है सोल्यूशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जहाँ हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के साथ सपोर्ट भी करते हैं टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट और वो जो होता है इसके अलावा ऑन एंड ऑफ डेवलपमेंट फेजेस में भी रहा अभी रिसेंटली मैं जो ये थोड़ा जो डिले भी हो गया ये कोर्स ओरिएंटेशन क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे अनदर मास्टर्स चल रहा है मेरा software development with artificial intelligence, but let's short. I'm not going that much detail. So, but ये humble जर्नी है मेरी इसके अंदर और फर्दर फ्यूचर में मैं जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जो है वो एडवांसमेंट कर रहा हूँ उसके अंदर जो है थोड़ा सा मेरा पैशन है सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग वेरी फर्स्ट थिंग दिस इज बेसिस और हम समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग या और अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो स्टार्ट हुई है वो मिड जो है 2000 2000 अराउंड 2010 2000 इज समथिंग लाइक लेकिन असल में अगर हम देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है बहुत पहले पहले बैक इन 90s क्या होता था कि कंपनीज को अगर अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है या अपना कोई ईमेल सर्वर डिप्लॉय वो सारा उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता था वो खुद सब होस्ट करते थे हर चीज खुद मैनेज करते थे अपने ऑन प्रेम सिस्टम्स के ऑन प्रेम क्या होता है कि उनके अपने ऑफिस के अंदर उनका एक फिजिकल सिस्टम होता है उसको टेक्नोलॉजी टर्म में हम ऑन प्रेम कहते हैं कि हर चीज कंपनी खुद मैनेज करती है तो ये ऑन प्रेम होता था सारी चीजें वो करते थे आपको याद होगा कि जो थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ है कि पहली जो ईमेल आई थी जो हमने हॉटमेल की थी आई थिंक जो मेरे जहन में अभी सही से नहीं आ रहा एग्जैक्ट नेम तो वो पहली ईमेल जो थी वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस थी वहां से उसका लेकिन वो हम उस वक्त उसको ऐसे कह नहीं सकते क्लाउड असल बूम जो क्लाउड कंप्यूटिंग का आया वो जब amazon ने इस चीज को इनिशिएट किया थोड़ा सा बैकग्राउंड में फिर मैं आगे चलता हूँ कि amazon के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उनके वर्चुअल रिसोर्सेज थे वो पड़े क्या होता था कि क्रिसमस टाइम या सेल टाइम के जो है उनकी
डिमांड बढ़ जाती थी, उनका जो हार्डवेयर था, वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऑक्यूपाई हो जाता था। फिर जब डिमांड उनकी सेल्स की और उनकी कम हो जाती थी, तो वो कम हो जाती थी। तो उनको किसी ने आइडिया दिया इंटरनली कि हम इसको इस तरह क्यों नहीं यूज कर ले। जब इसकी बेस बनी वर्चुअलाइजेशन, हमारे पास जो वर्चुअलाइजेशन के जरिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंप्यूटर्स को, हर चीज को हम जो है वो कर सकते थे कि हम अपने वर्चुअल पीसीस बना लें, वर्चुअल नेटवर्क बना लें, और इस तरह करके जो है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं विजुअलाइजेशन के जरिए से। तो ये रियल बेस जो क्लाउड कंप्यूटिंग की बनी। तो सबसे पहला इसके अंदर जो है, अब मैं जंप इन करूंगा डायरेक्टली क्विकली, कि इसके अंदर जो ये सर्विस मॉडल्स हैं जो है, सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड में मींस आपका नेटवर्क आ गया, आपकी EC2 मशीन, मिसाल दे रहा हूँ कि आपकी वर्चुअल मशीन्स आ गई, सर्वर्स आ गए। अब वो लिनक्स का भी हो सकता है, विंडोज का भी हो सकता है, आपके सिक्योरिटी सिस्टम, ये सारा जो होता है पूरा आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी होती है, इसको हर चीज मैनेज करना, इसकी नेटवर्किंग, हर चीज आपकी। फिर उसके बाद जो लेयर आती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो है क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहा है, क्लाउड कंपनी जो है मैनेज कर रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म आप उसका खुद यूज कर रहे हैं। हम इन डिटेल्स पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है उसके अंदर, अभी हम दूसरे उस पार्ट पे आते हैं। और फिर जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में हम जैसे गूगल मेल को यूज करते हैं, MS ऑफिस को यूज करते हैं, या हम कोई और इस तरह की चीज को सॉफ्टवेयर, CRM का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, या हम कोई एंटी कोई भी चीज, वो जो है हमें वो सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर देता है। हम उसकी फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हैं उसके अंदर अपना। जैसे लेट्स से हम वर्ड यूज कर रहे हैं, हम गूगल का वर्ड यूज करते हैं या XYZ चीज यूज करते हैं, तो वो हमारी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। फंक्शन एज ए सर्विस, लास्ट कपल ऑफ इयर्स इन मार्क, इसका फायदा ये है, फंक्शन एज ए सर्विस, मेरा एक प्रोग्राम है जो 24/7 नहीं चलेगा। उसने एक मिसाल के तौर पे कोई स्क्रिप्ट हो सकता है, कोई शॉर्ट, कोई मैंने जो है वेब क्रॉलिंग करनी है थोड़ी देर के लिए, और जो है उसमें से मैंने डाटा कलेक्ट करना है, तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा, उसको एज ए फंक्शन एज ए सर्विस बनाया। उसने एक सर्टेन टाइम पे उसने या सर्टेन उसके वक्त के लिए चलना है, और फिर इसका फायदा ये कि ये सारे रिसोर्सेज जो है ना कॉन्स्टेंटली 24/7 नहीं यूज हो रहे, और मुझे इसका चार्ज नहीं पड़ रहा। जस्ट लेट से मैंने कहा कि जी जो 3 to 4 जैसे हमारी सेशन चल रहा है, 3 to 4 ये जो है सर्विस चलेगी, और जो मैंने डाटा कलेक्ट किया, ये जो भी इसकी फंक्शनैलिटी मैंने डिफाइन की है, वो उसको फुलफिल करेगी, और उसके बाद वो जो है आइडल में चली जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट डे फिर वो उसी टाइम चलेगी, या नेक्स्ट वीक जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। तो मुझे उस उतने ही टाइम के चार्जेस इसके ऊपर बेयर होंगे, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज है इसके अंदर। सॉरी। तो अच्छा, अब हम इस तरफ आ जाते हैं स्लाइड। तो इसके अंदर ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की जो लेयर है, इसमें EC2 हो गया, रैक्स हो गया, ब्लू ओशन हो गया, डिजिटल ओशन, ये सारी चीजें जो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इसमें हमें सारी खुद डिप्लॉय करनी पड़ती है। अब आ गई हमारी जो स्टोरेज एज ए डिवाइस, हमें स्टोरेज मिल गई, वेरी फेमस S3 जो हम उसके साथ यूज, वन ड्राइव हम सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की ड्रॉप बॉक्स ओल्ड वो होता था, अभी भी यूज होता, लेकिन जो लीडिंग उसमें आ गए क्लाउड, उसके साथ S3 और वन ड्राइव है। उसके अलावा ये थर्ड पार्टी की, और ये गूगल स्टोरेज है। अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म उसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल सर्विसेज हमें अंदर मिली है, जैसे AWS, Amazon वेब सर्विसेज हमें डिफरेंट EC2 दे रहा है, S3 दे रहा है, हमें सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहा है, AI की सर्विसेज दे रहा है। तो उस प्लेटफॉर्म सारा उसका ही है, लेकिन हम सर्विसेज उसके साथ यूज कर रहे हैं जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं। एजोर क्लाउड जो है ये इसका वो है। अब डेटाबेस एज ए सर्विस, अब जैसे Oracle है, MS SQL है। अच्छा, इसमें जो है अब रिलेशन डेटाबेसेस भी हो सकती है, NoSQL डेटाबेसेस भी हो सकती है। आजकल एक बहुत जो AI से रिलेटेड है, खास तौर पे जब हम ML मॉडल्स को उसके अंदर डिप्लॉय, क्योंकि वो एक बड़ा इशू बनता जा रहा है उसके अंदर। अब जो है वेक्टर डेटाबेसेस जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा इन हो रही है, और आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड दोज जो AI और इस तरफ इंटरेस्टेड हैं, वो दे शुड लर्न
दिस वेक्टर डेटाबेसेस मार्केट में इसमें आपके प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको हम देखें वेक्टर डेटाबेसेस क्या होती है। क्या उसके अंदर हम जो डिफरेंट मॉडल्स के वर्जन्स हम सेव करते हैं और वो करते हैं, उससे रिलेटेड है। एज मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शन एज ए सर्विस क्या चीज़ होती है, वो उसमें हमारी डिफरेंट सर्विसेज को हम यूज़ कर सकते हैं, ये एजूर का है। और ये चीज़ है, और फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो विल जंप टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथोडोलॉजीज। अभी आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि इसका डेवऑप्स से क्या ताल्लुक, इसका या ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मैथोडोलॉजीज है इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि मोस्टली जो हमारा जो ये बेसिकली है कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऑपरेशन का, उसके अंदर हमें ये चीजें हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या होती है, मैथोडोलॉजीज होती यूज होती थी और अभी हो रही है। और लेकिन ये मैं एक हिस्ट्री से प्रेजेंट के दरमियान जो है, वाटरफॉल वेरी फेमस स्टार्टिंग, सबने जो स्टार्टिंग में पढ़ा। फिर ये वी शेप्ड वेरी कॉमनली यूज होता था ऑलमोस्ट 80s तक जो है, ये हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस में और सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो है बड़ी जितनी कंपनी यही यूज करती थी। फिर स्लोली जो है जो ड्रॉबैक्स है उसके उसमें ये डेवलपमेंट होती गई, इम्प्रूवमेंट्स होती गई। उसके बाद अब जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो एजाइल डेवलपमेंट है या सेफ है, आगे हम डिस्कस करेंगे इनका क्या फर्क है। और डेवऑप्स, ये तीन जो है मोस्ट कॉमनली यूज हो रही है। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं कि व्हाट इज डेवऑप्स और उसके कॉन्सेप्ट्स। पहले क्या होता था कि हमारे साइलोस थे। साइलोस मींस ये कि एक एक कम्युनिकेशन गैप था। जो डेवलपमेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और उनको पता है डेवलपमेंट टीम क्या करती थी जी, उन्होंने जो भी बनाया टेस्ट अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और जो उनके चेक बॉक्सेस थे उसके हिसाब से उन्होंने सारी चीज फुलफिल कर ली अपने, उनके पास क्योंकि एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता उसी के अंदर उन्होंने उसकी टेस्टिंग की, वहाँ हर चीज चल रहा है, वहाँ उनको लाइब्रेरीज भी, डिपेंडेंसीज भी, हर चीज अवेलेबल है। तो वो सक्सेसफुल रन कर गया, दे आर सेटिस्फाई। डेवलपमेंट मैनेजर ने कहा ओ आई एम हैप्पी, यू कैन डू इट इन डिप्लॉयमेंट। ऑपरेशंस के पास जब गया तो वहाँ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, वहाँ एक डिफरेंट इन्वायरमेंट बना, वहाँ जाके जो है उसमें बग आ गया ड्यूरिंग, सॉरी वो फेल हो गया, चला नहीं और डिप्लॉय नहीं हुआ उसके अंदर। तो वो अब वो वापस उनको जो डिप्लॉयमेंट भेज, अब कम्युनिकेशन सही हो नहीं रही कि क्या हो रहा है। तो डेवऑप्स जो ने क्या किया कि इसको जो है इस बैरियर को तोड़ा। नॉर्मली अब हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि डेवऑप्स एक जो है ना फील्ड है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन है बेसिकली। जो टेक्स्ट बुक और हम देखें एकेडमिया के हिसाब से डेवऑप्स बेसिकली एक फिलॉसफी है, एक मैथडोलॉजी है जो बेसिकली एक कल्चर डेवलप करती है कि वो डिफरेंट टीम्स के दरमियान जो है वो गैप को जो ब्रिज नई बना हुआ गैप है उनको ब्रिजिंग करती है, उन बैरियर्स को तोड़ती है और आपस में एक गुड कम्युनिकेशन, गुड कोलैबोरेशन को डेवलप करती है। इसलिए हम उसको कल्चर कहते हैं। अक्सर आपने इस चीज को सुना होगा कि यार डेवस जॉब, डेवस ये, डेवस वो। बेसिकली अब वो एक बहुत कॉमन इस तरह की चीज बन गई है, अब हम उसको वो नहीं कर सकते। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कॉन्सेप्शुअल जो इंडस्ट्रियल लेवल पे, एकेडमिया लेवल पे है, ये एक फिलॉसफी है, एक मैथडोलॉजी है जो एक ऐसा कल्चर डेवलप करती है कि जिसके अंदर आइडियल कोलैबोरेशन हो, आइडियल टीम वर्क हो, आइडियल जो है परफॉर्मेंस हो। और फिर आगे हम चल के उसका वो देखेंगे फायदा क्या है उसका। और ये ब्रेकिंग साइलोस मीन्स कि इन चीजों को जो हमारे वो गैप पैदा हुआ हुआ उसको खत्म करती है और गैप को फिल करती है। अच्छा, ऑल्सो इसका फोर्थ पिलर क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस है कि हम इसको कैसे, क्योंकि ओवर द टाइम प्रूवन हुआ है कि हमने इसको कैसे अगेन एंड अगेन डिफरेंट कंपनीज ने इसको टेस्ट किया, उसको वो किया, तो वो फिर एक बेस्ट प्रैक्टिसेस बन गए कि इस तरह अगर हम करेंगे तो ये हर हर एनवायरनमेंट के लिए, हर कंपनी के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक आइडियल सिचुएशन बन जाएगी। तो उसको वो बेस्ट प्रैक्टिसेस बन गई उसके अंदर। और फिर इसका फोर्थ पिलर कि हम अपने जो प्रोसेसेस है, हम टास्क है, जो भी चीज कर रहे हैं हम
उसको ऑटोमेट करें, कम से कम हम ह्यूमन डिपेंडेंसी करें, और उसको जो है हर चीज को हम ऑटोमेट करें कि खुद ब खुद वो कर सके। और इनका ओवरऑल जो सबका बेनिफिट है, जो जो मेन पर्पस है, मार्केट टू नो टाइम, मार्केट टू शॉर्ट, डिफरेंट टर्म्स यूज होती है डिफरेंट उसमें, कि हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर विद इन नो टाइम, विद इन शॉर्ट टाइम किस तरह ला सकते हैं, ये एक टर्म इसके लिए यूज होती है, कि हम किस क्विक के साथ जो है हम अपनी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को ले आए। सो अगेन, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथोडोलॉजी बीच में आ गए कि मार्केट, अब जो जो मेनली तो एजाइल ये डेवलपमेंट का पार्ट होता है, लेकिन ये जो है हेल्पफुल है इसके आपके डेवऑप्स के साथ। यहाँ पे भी मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सेफ जो है, स्केलेबल एजाइल फ्रेमवर्क, ये एडवांस लेवल है एजाइल का, और ये मार्केट के अंदर अब बहुत ज्यादा इन हो रहा है। अब सारी जितनी ब्लू टेक कंपनियां, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका गूगल हो गया, एसएपी हो गया, और जितनी बड़ी कंपनियां ये इसको अडॉप्ट कर रही हैं। तो अभी यहाँ पे हम, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हम आई वोंट गो दैट मच बिकॉज हमारे पास बहुत टाइम का भी वो है। तो आप ये इसको साइड नोट्स के ऊपर आप ये ले लें कि इसको सैफ को आपने देखना है कि इसकी क्या है, इसको आप लर्न करें। ये आपके लिए जो है, जो स्पेशली जो लोग जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है कि ये 1970s में आई, और ये जो है में बेसिकली अर्ली 90s तक यूज होती रही थी। उसके बाद डिफरेंट मॉडल जो है स्पायरल, और ये डिफरेंट फर्दर वाटरफॉल कम होना शुरू हो गया था। माइक्रोसॉफ्ट और डिफरेंट कंपनीज, आईबीएम ने डिफरेंट न्यू जो है वो मॉडल डेवलप कर लिए थे, तो वो आ गए थे। लेकिन एजाइल फिर जो है बेसिकली 2001 से, इसमें स्पेशली जो है 90s के दरमियान जो है वो रहा। अब सॉरी, अच्छा 2009 मैंने ये इसने जो है अनर्थ होना शुरू हुआ, और ये इसने जो है फेमस होना शुरू हुआ डेवऑप्स, और अब जो है अपनी पीक के ऊपर है, और ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो हम अभी इसमें नहीं ज्यादा जाएंगे, आप देख सकते हैं कि इसके फायदे वो सारी क्या चीज़ें, लेकिन क्योंकि हमने इन डेप्थ जो है जो कंपोनेंट्स उनमें जाना है। 12 फैक्टर एप्स, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसको हमें अंडर बहुत से जो क्रॉस प्रोवाइडर हैं या आपके वो इन चीज़ों को कवर नहीं करते 12 फैक्टर ऐप। और मैंने कुछ पाकिस्तान में इंटरव्यूज भी किए थे कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको 12 फैक्टर ऐप्स का आइडिया है, क्योंकि सर हमें पता ही नहीं है 12 फैक्टर ऐप क्या होता है। कि जो लोग जो है स्पेशली स्टूडेंट्स वो हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को, क्योंकि जो आपकी वेस्ट के अंदर, ईयू के अंदर, या यूरोपियन रीजन के, कनाडा, अमेरिका, 12 फैक्टर ऐप को काफ़ी जो है ये, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको डेफिनेटली इंक्लूड किया है कि डेवॉप्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि 12 फैक्टर ऐप क्या होता है। जब हमें इन चीज़ों का, एजाइल का, आपका सेफ का, ये जो चीज़ें पीछे मैं कवर करता हुआ आ रहा हूँ, इन चीज़ों का हमें आइडिया होगा, तो वी विल बी अ वेरी गुड डेवॉप्स इंजीनियर। क्योंकि हम उसको अपनी, जो हम डेवलपमेंट टीम को अपना फीडबैक दे रहे हैं, तो हम उसको और अच्छी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये इस चीज़ में लैकिंग कर रही है, इस तरह है, इसमें ये मसला, जब स्पेशली जब हम कोई बग डिस्कवर करते हैं, कोई फीचर, कोई कोई भी चीज होती है, उसको हम वो करते हैं, तो वो हम इस ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प, यहाँ मैंने इसको इसीलिए जो है, अब ये कोड बेस से मुराद ये है कि वर्जन का है, कि हमारी जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी फाइल्स है, जो भी हम हमारे कोड के ऊपर डिपेंड करती है, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह, बैकिंग सर्विसेज, ये सारी चीजें जो है आगे हम इसमें इन डेप्थ इसको अभी देखते हैं। सो नाउ बैक टू द ट्रैक, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, DevOps लाइफ साइकिल। सो इन ये हाई लेवल है, अभी फर्दर स्लाइड्स के हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या। सो प्लान, ये 5 C's हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। थैंक्स। प्लान करते हैं, तो कंटिन्यूस प्लानिंग, कि इसके अंदर प्लान किया सारा, और इसमें आजकल जो सिक्योरिटी है, 12 फैक्टर एप्स के हवाले से सिक्योरिटी, जो जो स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से और प्लानिंग फेज में जो जो लोग, और जो अभी स्टूडेंट्स जो अब स्टडीज कर रहे हैं, या जो अभी अर्ली करियर में प्लानिंग फेज में, तो सिक्योरिटी पहले क्या होता था कि सिक्योरिटी जो होती थी वो बाद में, जब पूरा सब कुछ हो गया, बाद में सिक्योरिटी इंजीनियर वो जो भी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी टेस्टिंग वगैरह करो एंड, लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से
सिक्योरिटी जो है, अब जो भी स्टैंडर्ड्स है सिक्योरिटी के, वो प्लानिंग फेज है। सिक्योर मतलब मूव लेफ्ट, एक ये टर्म यूज होती है मूव लेफ्ट, ये इनिशियल फेजेस के ऊपर, प्लानिंग फेज के ऊपर ही हम सिक्योरिटी के जितने स्टैंडर्ड्स हैं, जितनी रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम फुलफिल करके उसको पार्ट ऑफ द कोड बनाए। बाद में ना जाके हम चीज ऐड करें कोड के अंदर, वो एक डिफिकल्ट, पूरा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इन चीजों को हम फोकस करें, स्पेशली इसीलिए मैं जो है हर रिक्वायरमेंट को हम पहले ही उसके अंदर प्लान कर ले। कंटिन्यूस प्लानिंग के जरिए से, ये यूज टर्म है क्या, उसको फिर हम सारी रिक्वायरमेंट्स करते। ऑल्दो कंटिन्यूस प्लानिंग का मकसद ही यही है, क्योंकि लास्ट मिनट के ऊपर चेंजिंग, ये वेरी कॉमन प्रैक्टिस है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट या हमारी जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट वो चेंज हो जाती है लास्ट मिनट पे। फिर हमें ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ता है और न्यू रिक्वायरमेंट्स को उसके अंदर जो है चेंज करना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है। कोड बिल्ड हमने किया, कोड यहाँ पे हमारी कोडिंग में डिफरेंट प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स ये सब बैठे हैं और जो कर रहे हैं। उसके बाद बिल्ड के अंदर अगर वर्जन कंट्रोलिंग, यहाँ हम सारे जो डेवलपर्स मिक्स करके उसको हम करके, फिर यहाँ टेस्टिंग फेज आता है। मोस्टली ये सारे पार्ट यहाँ तक सीआई में कहेंगे हम। उसके बाद ये जो है हम डिप्लॉयमेंट में चले जाते हैं। तो फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम इन डेप्थ इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिसेस, जो हमारे मेन कंपोनेंट्स यूज होते हैं, क्या चीज किस में फॉल करती है, इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब ये प्लानिंग नॉर्मली इसके अंदर नहीं आता, लेकिन ये पार्ट ऑफ द कोड इससे पहले ही है। तो यहाँ पे हमने कोड किया वर्जन कंट्रोलिंग। अब हम इसमें वर्जन कंट्रोलिंग क्या होती है, ये हमारी जो आपकी गिटहब हो गया, आपका गिटहब गिट लैब हो गया, गिट बकेट हो गया, पाकिस्तान में नॉर्मली यूज होती, जो जितने हमारे गिट सर्विसेज हैं, इसे हम जो टेक्स्ट बुक उसमें कहते हैं वर्जन कंट्रोलिंग है। ये हमारे एक टर्म है जिसके अंदर अगर आपसे कभी कोई पूछे कि वर्जन कंट्रोलिंग क्या है, तो वर्जन कंट्रोलिंग जिसमें हम डिफरेंट वर्जन्स को, एक तो पीस ऑफ द कोड, एक लेट्स से डेवलपर अदनान है, एक डेवलपर जिया है और डेवलपर एक्स वाई जेड है, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर, मेरी लेट्स से जिम्मेदारी है मैं लॉग इन स्क्रीन को डिजाइन करूं और वो उसको सारा कोड कर रहा हूँ। एक बंदा जो है सीआरएम कर रहा है, एक जो है दूसरी डेटाबेस को कर रहा है। तो उसका डिफरेंट जो है वो सब आके जो है वर्जन कंट्रोलिंग में आके एक साथ उनके डिफरेंट वर्जन्स के साथ, मैंने लास्ट वीक क्या काम किया था, लास्ट डे क्या काम किया था, वो सारे उसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, उसके बाद फिर वो आपस में हम मर्जिंग के लिए चला जाता है। यहाँ पे हम जो है इसके सारे मर्ज करते हैं, सारी टेस्टिंग होती है। अब डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के, अब हमारी कौन कौन सी पेन टेस्टिंग करनी है, यूनिट टेस्टिंग करनी है, जितनी टेस्टिंग करनी है, हमने सिलेनियम टेस्टिंग करनी है, और जो जो भी टेस्टिंग हमने करनी है, अगर पाइथन का प्रोजेक्ट है पाइथन टेस्टिंग करनी है, जे स्क्रिप्ट जावा की टेस्टिंग करनी है, वो करके इसके बाद हम यहीं पे कोशिश करते हैं कि ऑटोमेट इसको कर दें कि स्क्रिप्ट लिख के इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड वो डिप्लॉय करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड सारी यहाँ पे हम इससे आएगा। तो असल में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड है ये डिप्लॉयमेंट फेज आएगा, लेकिन हम डिफाइन यहीं पे कर देते हैं कि हमने एक स्क्रिप्ट राइट कर दिया। अब उसमें आगे हम चल के इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अब वो हमारा जो है एंसिबल हो सकता है, टेराफॉर्म हो सकता है, एक्स वाई जेड हमारा ऑटोमेशन का टूल हो सकता है, जिसमें हमने उसका पूरा स्क्रिप्ट जो है ना राइट कर दिया, और वो जो है हम उसको डिप्लॉय। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम जाके बार बार हर चीज को जो है ना मैनुअली जाके हम क्लाउड, लेट से मैं AWS की सर्विस यूज कर रहा हूँ, पहले मैं जाके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर रहा हूँ, फिर मैं EC2 मशीन्स को डिप्लॉय कर रहा हूँ, फिर मैं जो है उसका IAM को डिप्लॉय कर रहा हूँ, फिर मैं उसको S3 को कर, नहीं, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक स्क्रिप्ट किया, उसको रन किया, विद इन नो टाइम, हाफ एन आवर, वो हमारी सारा उसने डिप्लॉय कर दिया। इसको मैं इन डेप्थ आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में और कि इसकी उसकी रीजन क्या है कि हम कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट की तरफ ना चले जाएं, कि जहां पर हम जो है प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन हमारी डिफरेंट हो और न्यू कॉन्फ़िगरेशन हमारी ड्रिफ्ट हो, और हमारा जो जो सर्वर है वो स्नोफ्लेक्स सर्वर बन जाए। स्नोफ्लेक्स क्या होता है कि इतनी ज्यादा उसमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस आ गई कि एक भी चीज ब्रेक कहीं कर जाए और वो सारे के सारे हमारे जो है सर्वर को ब्रेक कर दे। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि एक यूनानिमस जो है पूरी जो है हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहे, उस इसके लिए उसको ये हमें बहुत बेनिफिशियल होता है।
अगेन क्वालिटी कंट्रोल में हम जो टेस्टिंग वगैरह सारी चीजें, फिर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, डिप्लॉयमेंट। डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट ये टर्म्स इंटरचेंजेबल यूज होती हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। नॉर्मली CI/CD से मुराद डिप्लॉयमेंट होता है, डिलीवरी से मुराद यहाँ पे पार्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट, लेकिन ये कि कांस्टेंट जो है हम डिलीवरी कर रहे हैं बिल्ड कोड की रनिंग फॉर्म में। वो कंटेनर भी हो सकता है, वो हमारे डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। वो फिर जो जब हम उसको क्यूबरनेटिस में मिलाएंगे उससे पहले जो है क्यूबरनेटिस के अंदर हम डिफरेंट जो है बनाएंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, वहां से शुरू होगा। तो ये जहन में रखिएगा कि टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो ये भी डिलीवरी नॉर्मली इतनी ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन ये डेफिनेट पार्ट है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, इस तरह होता है। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अगेन सारी चीजों की हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, मैन उसको कर रहे हैं, किस तरह हमने जो कंट्रोल करना है हर चीज को, कंटेनर्स को किस तरह कंट्रोल करना है, आपकी जो उसको मेंटेन, पूरी सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास, परमिशंस के इसको किस तरह हमने करना है, मैनेजर्स की परमिशन, सारा इसको हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के कंट्रोल करते हैं। कंटेनराइजेशन नॉर्मली ये इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेकिन ये हमारा जो है डिप्लॉयमेंट से पहले जब हम इसको CI के अंदर वो कर लेते हैं। और कांस्टेंट मॉनिटरिंग, लॉगिंग, कि हम लॉग्स को चेक कर रहे हैं और सारा अपनी कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, गिट के थ्रू हम उसको सारा जो है लॉगिंग के अंदर उसको पूरी चीज, एक एक चीज को, डिप्लॉयमेंट को, सारे कि कौन सी हमारी सर्वर की हेल्थ कैसी है, क्या वो आ रहा है, कितनी हमारी जो है डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सारी चीज को हम इसके अंदर मॉनिटर करते हैं। अगर कोई इशू आ रहा है तो हम लॉग्स को जाके कैसे रीड करेंगे, वो सारा इसके अंदर हम कांस्टेंट जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको इन डेप्थ थोड़ा सा हम और देख लेंगे इनके टूल्स के साथ। आ, वहाँ मैंने काफी डिटेल से डिस्कस कर दिया है। प्लानिंग डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि क्या होता है, रेगुलर जो हम इसके अंदर प्लान करके, और ये हमारे टूल्स जो हैं यूज होते हैं, जो वर्जन कंट्रोल में बिटगेट हो गया, आपके डिफरेंट वर्जन, जीरा जो होता है ये बहुत वेरी कॉमन यूज होता है, कॉन्फ्लुएंस यूज होता है। इंटीग्रेशन के अंदर हम जो आगे टेस्टिंग, ये सारा, ये सारी चीजें उसमें आपको नजर आ रही होंगी। डिफरेंट पपेट हो गए, शेफ एंड ये डिप्लॉयमेंट, ये मतलब आपके ऑटोमेशन के लिए सारी चीजें यूज होती हैं। आपके जो CI सर्वर्स होते हैं, जेंकिंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न। और हम जो कोर्स के अंदर ये चीज जेंकिंस वगैरह ये चीज भी कवर करेंगे, एज्योर को कवर करेंगे, AWS के CI सर्वर्स, ये जो सारी चीजें मॉनिटरिंग के लिए हमारे डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, वेरी फेमस ये सारी चीजें। अच्छा, अक्सर हमें कंफ्यूजन रहती है उसमें, मैंने आपको डिफाइन, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी और इसको ये क्लियर हो जाएगी कि इसके अंदर जो है कि ये किस तरह हमारी ये हमारे बेसिकली CI से बाहर या कोड और सारा आपका जो वर्जन कंट्रोल ही हो रहा है, यहाँ पे बिल्ड, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, हमारा सारा कोड यहाँ पे ये CI के उसके अंदर आता है। और ये CI/CD जब हमारी इमेजेस बन गई, डॉकर इमेजेस बन गई, उनको हमने कंटेनर बना लिया, यहाँ से हमारे जो है आपके क्यूबरनेटिस की जॉब शुरू होती है। वो फिर हम क्यूबरनेटिस के अंदर टेस्टिंग इंक्लूड कर सकते हैं, सोनार क्यूब को हम इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर, और ये सारी चीजें हम सॉरी इसको वो करेंगे। और फिर यहाँ पे हम मल्टीपल पाइपलाइंस बना सकते हैं, डिप्लॉयमेंट की, स्टेजिंग, टेस्टिंग की, स्टेजिंग की, प्रोडक्शन की। चाहे एक एक पाइपलाइन बना ले, चाहे दो दो पाइपलाइन, डिपेंड करता है कि हम कितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कर सकते हैं। ये हाई लेवल इसलिए मैं बता रहा था कि हमें एक क्लियर पता हो कि CI फेज क्या होता है, CD फेज क्या होता है। अच्छा, ये वेरी कॉमन टूल्स जो है हाई लेवल, अगेन जो यूज होते हैं, जैसे गिट है, गिट हब है, गिट बकेट है, जीरा, ये बैक ट्रैक करने के लिए कि बग्स आ रहे हैं, हम इसमें नॉर्मली डेवलपर्स जो होते हैं वो इसके अंदर रिपोर्ट करते हैं, और वो जो जो आते हैं हमारे पास, सपोर्ट टीम्स होती है, हमारी ऑपरेशंस टीम होती है, वो इसके अंदर टिकट लॉगिंग करती है। तो हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड रहता है कि क्या हुआ, सारा जो रिकॉर्डिंग है उसको हम करते हैं, मीटिंग्स, टीम मीटिंग्स। और अब तो बहुत बड़ा जीरा जो है अपना खुद डेवऑप्स का पूरा एक वो ले के आ चुका है, जैसे गिटहब एक्शंस है, गिट का अपना एक वो आ गया है। तो इस तरह जीरा ने भी अपनी जो है वो शुरू कर दी है, पूरी सर्विस जो है इसके अंदर बहुत सारी हम टीम मीटिंग्स वगैरह, और इस तरह कन्फ्लुएंस है। बिल्ड के लिए हम जो डिफरेंट यूज करते हैं, मेवन जो बहुत फेमस है, जेंकिंस के साथ कॉमनली मेवन यूज होता है। फिर हम टेस्टिंग के अंदर आ जाए, और से हम
एजोर भी है, एजोर ही खुद प्रोवाइड करता है बिल्ट सारा उसका ऑटोमेटेड। सो सेलेनियम जो है टेस्टिंग के लिए सारे डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं यहाँ, जो हम और भी पढ़ सकते हैं। तो अभी टाइम थोड़ा कम है तो मुझे इसको थोड़ा तेज ले। क्यूबरनेटिस वेरी इंपॉर्टेंट, एंसिबल उसकी जो अब आ रहा है टेराफॉर्म, या नहीं मेंशन लेकिन टेराफॉर्म, जेंकिंस जो है ये सारे ओपन सोर्स है। डॉकर, सॉरी, ओपन सोर्स सर्विसेज है जो यूज होती हैं। अच्छा, अगेन ये वो तो पहले एक उसमें हाई लेवल में था, ये हमारा एक पाइपलाइन फॉर्म में है कि हम किस तरह जो है हमारे फेजेस डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा डेवलपमेंट जितना फेज है, डेवलपमेंट फेज में कंटिन्यूस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फेज में आता है। ये हमारे जो है डेवलपर्स बैठे हुए टीम हमारी पूरी जो लीड कर रहे हैं, ये सारे फेजेस यहाँ पे उसने हमें पुश किया। हमारा कोड उसने जैसे ही यहाँ पे जेंकिंस में पूछ के, जेंकिंस ने क्या करा कि इसको कोड को जो है बिल्ड कोड को डॉकर की फॉर्म में जो है इमेजेस को बिल्ड कर लिया, और पूरा उसका आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। ये हमारे पास सारी बैक ट्रैकिंग हो रही है कि ये वर्जन था, ये हमारे सारे प्रीवियस जैसे हम यहाँ से पुश हुआ ऑटोमेटिक, क्योंकि गिट हम इसके अंदर गिट ऑप्स की टर्म्स, गिट ऑप्स के टेक्नोलॉजी और गिटहब्स की मेथडोलॉजी को यूज करते हुए जैसे ही यहाँ से ट्रिगर हुआ ऑटोमेटिकली वो उसको करके जो है आगे विद परमिशंस, अगर उसको ऑटोमेटेड परमिशन खुद ही डिप्लॉय कर दे तो पूरा उसको नई वर्जन को डिप्लॉय कर देगा। और अगर हमने अपनी पाइपलाइन को इस तरह कि वो अप्रूवल के बाद जो है अप्रूवर जो है वो डिप्लॉयमेंट मैनेजर हो सकता है, सीनियर हो सकता है, हमारा सी जो भी है, हमारा जो अप्रूवर है उसने कहा कि हाँ मैं हैप्पी हूँ, अब इसको जो है आप डिप्लॉय कर दो, तो हमने क्लिक किया, वो उसको डिप्लॉय। डिपेंड करता है कि हमने अपनी पाइपलाइन को डिफाइन कैसे किया हुआ और उसको क्या परमिशंस क्या हमने उसको दी है। ये हमारे फिर डिप्लॉयमेंट क्लस्टर के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे आर्टिफिक्स के अंदर हम सारी जो है उसकी इमेजेस और उसकी पूरी उसकी एक बंडल्स को हम हर चीज के साथ उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ हम इन डेप्थ थोड़ा सा उसके अंदर उतर रहे हैं कि कंपोनेंट्स जो डेवऑप्स के लिए हमें बहुत जरूरी है समझने चाहिए, क्योंकि हम उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, नेटवर्क भी। तो ये जो आपकी, सॉरी, विजुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के जहन में सवालात आ रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा डाइवर्स चीजें जो इसके अंदर, ये क्योंकि उनको डिफाइन किया था उस हिसाब से वो कोर्स, वो उस कोर्स को मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो है सबको इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, जो मार्केट में डेवॉप्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट है, जो एक गुड डेवॉप्स इंजीनियर को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो उसमें ये विजुअलाइजेशन हमें हमें सॉरी, विजुअलाइजेशन का हमें पता होना चाहिए कि विजुअलाइजेशन क्या होती है। इसमें हमारे अभी आगे आगे चल के हम टूल्स भी पढ़ेंगे, और कंटेनराइजेशन में इसमें फर्क क्या है। मेन इसका फर्क ये है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर जो हाइपरवाइजर की ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो हम जैसे अगर हम विंडोज के ऊपर कर रहे हैं, लिनक्स एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। ये परफॉर्मेंस में हैवी होता है, इसके अपना सारा जो है ये स्लो वर्क करता है, लेकिन नॉर्मली इसकी अपनी जगह बहुत ज्यादा अहमियत है। हम लेट से हम EC2 मशीन डिप्लॉय कर रहे हैं, या हम कोई लिनक्स की मशीन डिप्लॉय कर रहे हैं, या हम कोई जो है विंडोज 10 की, तो उसके लिए हम जो है नॉर्मली इस तरह के विजुअलाइजेशन मशीन को यूज करते हैं। कंटेनर्स जो हम नॉर्मली इसके अंदर भी हम पूरा अपना एक बना सकते हैं, हम विंडोज का पूरा एक वो बना सकते हैं, हमारी विंडोज मशीन पूरी चल रही होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और हमारा लिनक्स हम उसको एज ए नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है हम क्या करते हैं कि हमने जो कोड बिल्ड किया उसको हम कंटेनर्स किस फॉर्म में बना के, इमेजेस को कंटेनर बना के हम यूज करते हैं डेवोस के साथ हिसाब से डिप्लॉयमेंट उसके अंदर ये चीज यूज। जो मेन फंक्शन ये है कि एक लेयर्स में जो है कम होती है, लाइट वेट होता है, फास्ट होता है, इजी टू मेंटेन होता है इसके अंदर। और इसको जब हम बिल्ड करते हैं तो एक सिंपल लाइन हमने इसके अंदर डॉकर की जो डिफरेंट कमांड्स लिखी, और वो हमने जब जो है बिल्ट दैट और वो हमें बिल्ड करके दे देता है कंटेंट। इसके अंदर हमें लेयर बाय लेयर जो है जैसे हम फिजिकल, ये एक बिल्कुल मिमिक होती है
हमारे फिजिकल कंप्यूटर की जो भी हम बनाना चाहें उसको वो करता है मिमिक, उसी तरह वो हार्डवेयर को ट्रीट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उसको हम सारा वो उसके अंदर उसको करता है, तो इसलिए काफी हैवी हो जाता है। और क्विक डिप्लॉयमेंट के हिसाब से ये हमें थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है, कॉस्ट भी इसके अंदर क्योंकि एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड हो जाती हैं और उसके हैवी इंटेंसिव हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्लो करता है। तो इसलिए कंटेनर्स जो है वो हमारे बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। लेकिन इसकी हम ये नहीं कह सकते कि इसकी हमारी जो है वैल्यू या रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, नहीं, इसकी अपनी एक एक जो है डिपेंड करता है कि हम हमारे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। ये डिफरेंट जो है विजुअलाइजेशन का कंपैरिजन है कि जैन प्रोजेक्ट्स केवीएम ये पहले यूज ज्यादा होते थे, अब जो टॉप पे जो मार्केट के लीडर्स हैं वो हाइपर वी माइक्रोसॉफ्ट की, ओरेकल का विजुअल बॉक्स, हम लर्न गुड पर जो जो विजुअलाइजेशन स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए वेरी गुड, फ्री है ये, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज के ऊपर, उसके ऊपर। और ये रिसोर्सेज इंटेंसिव नहीं है कि रिसोर्सेज को ज्यादा वो करता है। वेग्रेंट जो है ये भी हाशी कॉर्प का है, ये बिल्ट उन्होंने बिल्ट इन हमें जो है मशीन्स दी हुई है, हम सिर्फ उसकी जो है इमेजेस को डाउनलोड कर ले और इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ये कोर्स के अंदर हम ये चीजें जो है कवर करेंगे। अच्छा, VMware जो अब ये मार्केट लीडर बन गया है और जो अभी रिसेंटली मुझे देखा था मैं कि इसको जो है ना बेल टेक्नोलॉजी से, डेल से खरीद लिया है इसको VMware, ये भी लीडिंग उसका जो है वो है। अच्छा, अब ये कंटेनर्स में कंटेनर डी, डॉकर, आर्किटे पॉडमैन लिनक्स में नॉर्मली यूज होता था, लेकिन अब डॉकर जो है लीडिंग उसमें आ गया है। सबसे ज्यादा जो है डॉकर मार्केट के अंदर, नॉर्मली आप जब डेवऑप्स या इवन डेवलपमेंट के इंटरव्यूज में जाएंगे तो डॉकर के बारे में और क्यूबरनेटिस के बारे में आपसे लाजमी पूछेंगे कि इस चीजों का आपको डॉकर और क्यूबरनेटिस का पता होना चाहिए। और विजुअलाइजेशन, क्योंकि आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आपने जैसे हम पाइथन के अंदर जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं, इसी तरह अब हम एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है एक अलग मशीन पे, तो ये दोनों चीजें बहुत डेवलपमेंट के हिसाब से हमें वो पता होनी चाहिए कि किस तरह उसको करना है, किस तरह इंस्टॉल करना है। नॉर्मली हमारे पास बिल्ट इन बेयर मेटल इमेजेस होती है, सारी चीज रिक्वायर, उसको सिर्फ हम एक डिप्लॉय कर देते हैं वो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट ये है कि डॉकर जो है किस तरह वर्क करता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इन इसकी हम वो देख ले। डॉकर रजिस्ट्री, डॉकर हब, ये हमारा एक कंटेनर जहां हम हमारी डिफरेंट इमेजेस, सबसे पहले हम जो डॉकर फाइल लिखते हैं डॉकर के अंदर जाके हम उसके एनवायरनमेंट में जाके डॉकर फाइल, पहले हमने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन किया, जो भी अल्पाइन XYZ, हम लिनक्स का, ये बुंटू का, विंडोज का जो हम लिखना चाहते हैं वो हमने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा। फिर हम पाइथन की जो है वो सारी जो लेट्स से मैं पाइथन में ज्यादा वर्क करता हूं, तो मैं हम जावा पे कर रहे हैं तो जावा की हम उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी जावा की वो हम देख सकते हैं कि इसकी डॉकर की वेबसाइट पे किस तरह हम जो है उसको करते हैं। पाइथन की है तो पाइथन की हम सारी लाइन लिखेंगे, वो डॉकर फाइल हमारी बन गई। उसको हम जब बिल्ड करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कोड के हिसाब से, वो उसकी इमेजेस बना देता है, ठीक। इमेजेस को फिर हम उसको जब करते हैं तो उनको वो जो हमारी ये इमेज फाइल कहलाएगी डॉकर फाइल से जो बिल्ट होती है, और रन टाइम जो कहलाता है वो कंटेनर्स कहलाते हैं हमारे जो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसको हम इमेजेस के अंदर चेंजेस करके अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इसको जो है यहां से हमने पुश किया। अब कंटेनर रजिस्ट्री, नॉर्मली हब हमारा जो है डॉकर हब, ये इन्होंने पहले प्रोवाइड नहीं किया, लास्ट को कपल ऑफ ये विंडोज बेस, मैक बेस और लिनक्स बेस अब इन्होंने इसको एडजस्ट करने के लिए किया है। यहाँ से हम अपने इमेजेस, जहाँ हमारी सारी इमेजेस जो है, जैसे हमारे वर्जन कंट्रोलिंग के अंदर हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर कोड के वो थे, तो इसी तरह हमारे डिफरेंट वर्जन्स जो है इमेजेस के, इमेज ए, इमेज बी, सेम ही कोड की डिफरेंट इमेजेस अपडेटेड उसके साथ अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे सेव करते हैं और वहां से फिर हम रन टाइम एनवायरनमेंट में इसको पुश कर सकते हैं। इसी को यहाँ पे एलैबोरेट किया है कि ये आपके किस तरह वर्क करता है, कि हमने कोड को कमिट किया, या हमारे वर्जन कंट्रोलिंग में गिट के अंदर चला गया, गिट से हमने सारी जेंकिन सर्वर्स हमारी इमेजेस को कंट्रोल कर रहा है, वहां से हमारी जो उसको उसमें अब ये यहाँ पे कंटेनर रजिस्ट्री डिफरेंट यूज हो सकती है, amazon की ECR यूज हो सकता है, जो गूगल जो हमारे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट हम जो कंपनी हमारी यूज कर रही है, हमने वहां पर कंटेनर्स अपने वो करके, और इसके बीच में नॉर्मली यहाँ इसमें नहीं डिफाइन किया गया, आगे हम करेंगे,
नॉर्मली क्यूबरनेटिस हम नहीं चाहे ना करें, लेकिन हाईली रेकमेंडेड है कि क्यूबरनेटिस को K8s भी उसको कहते हैं, उसको हम यूज करें, तो उसके साथ वो हो जाता। यहाँ पे ये आ गया कि क्यूबरनेटिस क्यों जरूरी है, कि क्यूबरनेटिस क्या है। ये बेसिकली मैनेजमेंट टूल भी कह सकते हैं, और नॉर्मली जो इंटरव्यू में जो एक टेक्स्ट बुक टर्म ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, मैनेजमेंट टूल है, जो हमारी जो कंटेनर्स होते हैं, कंटेनराइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। और इसका हिस्ट्री क्या है, इसको डेवलप किया था गूगल ने, और इसको अब जो है ओपन सॉफ्टवेयर जो सोसाइटी है उसको उन्होंने डोनेट कर दिया, वो लोग इसको मेंटेन करते हैं। तो जब गूगल के पास डिफरेंट, अब हम सब जानते हैं कि गूगल के पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट्स के अंदर कितने ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को, जो उनकी इमेजेस को सेपरेट इंडिविजुअली मैनेज करना, इट्स इट्स मैनेज कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर एक नया टूल डेवलप किया, क्यूबरनेटिस, और उसके जरिए से इसको हम K8s भी कहते हैं, नॉर्मली नॉर्मल जो जानते लोग उसको यूज की जाती है टर्म K8s। आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज K8s, तो हम उसको, हमें पता हो कि ये क्यूबरनेटिस होता है। इसके अंदर फिर क्या होता है कि हम अपनी इमेजेस को, अब वो डॉकर में भी हो सकती है, किसी उसमें भी डिफरेंट यूज कर सकते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस जो है क्यूबरनेटिस और डॉकर का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा, उसके अंदर हम अपनी इमेजेस, और वो इमेजेस हमारी जो होती है वो पॉड्स की फॉर्म में होती है। नो वेरी मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट है, एक मास्टर और ये 3 स्लेव या चाइल्ड नोड्स है, ठीक है। और इसका फायदा क्या है कि एक भी रन कर सकते हैं एक मास्टर, बट ये रेकमेंडेड नहीं है। जो मिनिमम रेकमेंडेड है वो 3 है। अभी हमारे उस पर डिपेंड करता है, हम 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे हम जो है उसके ऊपर, और ये सेम सेम एग्जैक्ट सेम इमेजेस, सेम कॉपी होती हैं। इसका फायदा, रीजन और फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कि क्यों हम इसको वो करते हैं, कि एक तो 2 मेन रीजन है। हमारी हाई डिमांड हुई, एकदम इलास्टिक हुआ। उसकी मिसाल ये ले ले सकते हैं हम। मिसाल के तौर पे हमारी ऐप है, क्रिएटिव मैच बुकिंग की ऐप है हमारी। हम जो है ना, फ्यू डेज में हमारे कुछ जो है मैच आने वाले हैं, उसकी बुकिंग चल रही है, तो एकदम जो है ट्रैफिक हमारा उसके ऊपर इंक्रीज हो गया, और उसकी वजह से हमारी जो है रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना, अभी 1 या 2 चल रही, तो उसको वो लोड बैलेंसिंग के थ्रू उस ट्रैफिक को, जो हमारे पहले एवरेज हमारी जो ट्रैफिक होती थी, लेट्स से 100 यूजर, 1000 यूजर, एट सडनली जो है 100,000 हो गए, 500,000 हो गए, और वो सब जो हम उनको कैसे मैनेज। तो ये खुद ब खुद जो है उसको लोड बैलेंसिंग के थ्रू डिफरेंट जो है पोर्ट्स के ऊपर उसको वो कर देगा। और एक ये भी चीज है, XYZ रीजन की वजह से हमारी कोई पॉड वर्क नहीं कर रही, और उसको वो, तो वो उस बाकी जितनी ट्रैफिक है वो दूसरे हमारे जो है नोड्स की तरफ को डाइवर्ट कर देगा। तो हमें फील ही नहीं होता कि हमारा जो है कोई सिस्टम, कोई सर्विस, कोई हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउन है। आगे चल के हम जब हम मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज को पढ़ेंगे इन डेप्थ, उसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपनी उसको अगर हमने अपडेट करना है, तो उसके लिए हमारी ये चीज जो है बहुत यूजफुल होती है। ठीक है। ये क्योंकि हाई लेवल है, कोर्स के अंदर इंशाल्लाह हम एवरी कमांड, एवरी इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। लीडिंग जो 3 सर्विसेज, हम चाहें तो बेयर मेटल खुद से भी डाउनलोड करके इसको डिप्लॉय कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो भी हमारा है इन ऑन लोकल, हमारा सर्वर चल रहा है पब्लिक, सॉरी पब्लिक, इवन पब्लिक क्लाउड सर्विस हमको यूज कर रहे हैं, लेकिन हम खुद अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो हम खुद यूज कर सकते हैं उसको। इसके अलावा अगर हम लेट्स से एजोर सॉरी AWS की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उन्होंने EKS, इलास्टिक क्यूबिनेटिस सर्विस, ये उसको उन्होंने बंडल कर दिया है। हम एक कमांड के जरिए उसको डिप्लॉय कर देंगे, बहुत अच्छा है, अब बहुत इजीली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो इंटीग्रेट हो जाती है और डिप्लॉय हो जाती है। इसी तरह गूगल ने ये इसको की है, और क्योंकि वो फिर
जो है हम इसको इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसी तरह एजोर क्यूबरनेटिस सर्विसेज, इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। चाहे एज ए हमारे, जैसे मैंने इनिशियली कहा कि हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, हम नहीं चाहते कि हम इनकी सर्विस यूज करें, अपनी ये सर्विस हम चाहे अपने लैपटॉप के अंदर मिनी क्यूब्स हम यूज कर सकते हैं, अपने सर्वर के पर हम मिनी क्यूब यूज कर सकते हैं, ये भी अवेलेबल है हमारे पास। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी हेल्थ। अदनान जी। भाई एक चीज, अदनान भाई एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब हम आपने पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, तो इसके अंदर अगर आप ऑन प्राइम हैं तो आप तांजू भी यूज कर सकते हैं VMware का, कहाँ जिसके पे अंदर पूछ रहे हैं इसको? कंटेनराइजेशन भी होती है। कि अगर आप ऑन प्राइम की बात कर रहे हैं, जैसे हम AWS की बात कर रहे हैं, अभी हम आप उसकी गूगल क्लाउड की बात कर रहे हैं, अगर हम ऑन प्राइम होते हैं VMware से काम कर रहे हैं, तो हम तंजू की सर्विस भी यूज कर सकते हैं किसकी? फॉर कंटेनर। तंजू। ओके, वो ठीक है, वो हम उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बेसिकली आयरलैंड और यूरोप और जो अमेरिका का हमारा जो उसमें रहता है, तो वो मोस्टली अभी मैं वो है साइड सर्विसेज है, हम यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन क्योंकि जो मार्केट में 80 से 90, इवन 90+% जो चीज यूज हो रही है, इसलिए मैं वो कहना चाह रहा था। ठीक है, वो मैं आपकी बात को बिल्कुल डेफिनेट वो करता हूँ। ये डिफरेंट वो है ना, अगर आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, आप एक बंदा कहता है कि जी मैंने नोमैड यूज करना है, मैं क्यूबरनेटिस यूज नहीं करना चाह रहा हैशीकॉर्प का। ऑल्दो क्यूबरनेटिस क्योंकि ओपन सोर्स है, बहुत ज्यादा कंपनीज यूज कर रही हैं, नोमैड इज फार फार स्ट्रॉन्गर, बट वजह क्या है कि मार्केट इसको अडॉप्ट कर चुकी है, इसको यूज कर रही है। आपके पिछले हर साल नोमैड जो हैशीकॉर्प और उनकी कम्युनिटी है, बेसिकली वो क्या करती है, वो एक टेस्टिंग एक चैलेंज वो करते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट चैलेंज में उन्होंने क्या किया था कि 100,000 के, रफली मुझे अभी जहन में सही नहीं है, 100,000 प्लस जो है उन्होंने इमेजेस चलाई थी, कंटेनर इमेजेस चलाई थी अपने नोमैड के ऊपर, क्यूबरनेटिस को के कंपैरिजन, ठीक है क्या के उसमें। और फिर नेक्स्ट उससे साल उन्होंने 200,000, 2 लाख, 200,000 के करीब उन्होंने इमेजेस चलाए और ब्रेक नहीं किया, और उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हुई थी। आई थिंक लास्ट ईयर उन्होंने 300,000 या समथिंग रफली, मुझे अब सही से याद नहीं है, लेकिन वो किया था। तो ये तो डिफरेंट, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ कंपनीज अडॉप्ट कर रही है, नोमैड को अडॉप्ट कर रही है, तंजू को अडॉप्ट कर रही है, डिपेंड करता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट। लेकिन मेजरली जो है, अगर आप स्टार्टिंग में क्यूबरनेटिस के ऊपर कमांड है, आप सरवाइव कर सकते हो डेवऑप्स के अंदर। और फिर अगर आपने क्यूबरनेटिस इज कॉम्प्लिकेटेड टूल, अगर आपने क्यूबरनेटिस को लर्न कर लिया, तो बाकी चीजें फिर आपके लिए बिल्कुल जो है ना चाइल्डिश हो जाती है, वो इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड जो है, ये ऑटोमेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे। अब हम, जैसे मैंने इनिशियली आपको डिफाइन किया था कि हम अब मिसाल के तौर पे हम ऑन प्राइम ले ले, या हम AWS ले लें या एजोर ले लें, हम जाके वहाँ पे पहले वर्चुअल मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं डिप्लॉय बारी बार हर एवरी टाइम। मिसाल के तौर पे अभी हमने मॉर्निंग में एक चीज़ डिप्लॉय की है, और शाम को हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, कोई हमने अपडेट करना है उसके अंदर किसी XYZ रीजन की वजह से, हम जाके दोबारा एक एक चीज़ को जो है वो डिप्लॉय नहीं करेंगे। उसके लिए हमने स्क्रिप्ट डिफाइन, पहले वेरी फेमस एंसवेल होता था, और उसमें हम प्ले बुक्स के उसमें पूरी हम जो YAML के और जेसन वो यूज होती है, उसके हमने टेम्पलेट्स का बना के और उसको वो कर देते थे पूरा। उसमें हमारा जो है AWS क्लाउड के ऊपर हमारी EC2 मशीन्स, हमारा नेटवर्क्स, हमारे IAM सिक्योरिटीज, हमारे S3 बकेट, फिर उसके बाद हमारी जो कंटेनर रजिस्ट्री उसने डिप्लॉय की। फिर उसने साथ ही हमारे जो क्यूबरनेटिस की सर्विस जितने, और उसमें उसने कितनी हमारी डिप्लॉयमेंट की, जो जो पॉड्स डिप्लॉय होंगी, उसकी क्या सिक्योरिटीज हमने डिफाइन, उसके हमने क्या पैरामीटर्स डिफाइन करने, सारी चीज हम जो है वो इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर हमने डिफाइन कर दिया, और उसको रन कर दिया, वो सारा कुछ करके पूरा डिप्लॉय कर देगा। फिर आगे डिप्लॉयमेंट में हमारी वो है, इवन टेस्टिंग फेजेस वगैरह भी सारे जो है इसके अंदर, सोनार क्यूब, हर चीज हम इसके अंदर डिफाइन। अब ये मार्केट शेफ बहुत यूज होता था, पॉपेट यूज होता था, लेकिन अब जो ये फोर्थ टॉप रैंकिंग है, लेकिन मोस्टली जो है एंसबेल और टेराफॉर्म, ये सबसे ज्यादा इस वक्त मार्केट के अंदर जो है
यूज हो रहे हैं और इनकी डिमांड है, टेराफॉर्म और एनस्मेल की जो है। ये हैशीकॉर्प का, ये ओपन सोर्स है। एनस्मेल जो है, शेफ इसरा जो है, अभी मेरे जहन में नहीं है कि किस कंपनी का है। बहरहाल ये पहले ज्यादा ये यूज होते थे, अब ये टू जो है ना, इनकी डिमांड आप जहां भी देखेंगे, जो यूरोप में भी और जो अमेरिका कनाडा में, इन दो की ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। अगेन, वेरी स्ट्रॉन्ग वैलिड क्वेश्चन। आप जो है जहन में होगा कि इज लिनक्स इम्पोर्टेंट फॉर डेवऑप्स? डेफिनेटली। क्योंकि हम सबको पता है जो कमर्शियल इन्वायरमेंट्स है इस वक्त, कि 80 to 90% जो सर्वर इन्वायरमेंट्स है, एवरी कंपनी, इवन विंडोज भी, आपकी जो विंडो एंटी है वो उसका आर्किटेक्चर कोर जो है वो यूनिक्स को यूज कर रही है। तो हम बाजार तो फ्रंट एंड उसका जो है लगता है, जो हमारा वो है वो विंडोज है, लेकिन बैक एंड पे इवन मैक जो है वो भी यूनिक्स कोर्स को यूज करता है। तो लिनक्स बहुत, यूनिक्स लिनक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स के, क्योंकि आप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, सर्वर इन्वायरमेंट मोस्टली जो आपकी ए एम एजोर मशीन्स है, सॉरी amazon की मशीन्स है, एजोर की मशीन्स है, इन उसमें जो फ्री में मिल जाए वो कंपनीज प्रिफर करती हैं कि हम जो है उनको यूज करें। सिक्योरिटी जैसे हम जानते हैं कि कितनी ज्यादा परमिशंस का वो होता है, उस वजह से जो है लिनक्स को, यूनिक्स को प्रेफर किया जाता है। कंटेनर्स, डॉकर और क्यूबरनेटिस, क्योंकि ये इनकी बेस हम विंडोज पे के ऊपर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें विंडोज के ऊपर डॉकर को यूज करना है तो हमें WSL, अब तो WSL2 आ गया है, उसको फिर हमें इनेबल करना पड़ेगा। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनेगा, उसके ऊपर फिर हम डॉकर हब को करते हैं, वहां से फिर हम डॉकर को रंग। लिनक्स की एनवायरनमेंट्स में हमें ऐसा कुछ, मैक के अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल हम डॉकर को और क्यूबरनेटिस को इंस्टॉल करेंगे और हम उसके साथ प्ले कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। विंडोज के अंदर हमें एक एक्स्ट्रा लेयर एड, अगर विंडोज 10 पे या विंडोज इन्वायरमेंट के ऊपर हम काम करें, विंडोज सर्वर के ऊपर, तो हमें WSL और हमें वर्चुअल, जो हमने पीछे देखा था हाइपरवाइजर को जो है, उसको जो है हमें इनेबल करना पड़ता है। ये इंशाल्लाह हम जब कोर्स को वो करेंगे, जो हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है उसके अंदर, ये विंडोज और ये सारी चीजें लिनक्स के साथ इनको कैसे डॉकर के वो किया जाता है, उसको हम जो है कवर करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब ये एक हाई लेवल क्वेश्चन ये है कि हम कौन सा फ्लेवर जो है उसको हम स्टडी करें। रेड हैट जो है बेसिकली मार्केट लीडर है। मोस्टली कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट्स, वो रेड हैट को प्रेफर करती हैं। अब इसका हमारा CLI वर्जन भी हो सकता है, ये इसका हमारा जो है GUI वर्जन भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसके। नॉर्मली CLI वर्जन यूज होता है, लाइट वेट होता है रेड हैट। रेड हैट की वजह ये है कि इसकी जो है आफ्टर सेल सपोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है रेड हैट की है। अब तो IBM ने इसको बाय कर लिया है, आई थिंक 3-4 years ago इसको बाय कर लिया था। तो रेड हैट जो है इस वजह से बैंड हमारे टूल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी इसकी बैकिंग क्या है, कौन सी कंपनी इसको वो कर रही है। तो अब IBM इसकी बैकिंग, IBM इसको मेंटेन कर रही है। और तो उन्होंने उसके लिए जो है एक क्लोन वर्जन, एग्जैक्ट सेम सेंटोस जो है, ये रेड हैट का क्लोन वर्जन है, स्टडीज के कंपनीज यूज करती है, लेकिन ये इसको सपोर्ट नहीं करते, इसकी अपडेट नहीं करते। आई थिंक सेंटोस 8 के बाद इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। रेड हैट को ही आप रेड हैट आउटलोड कर सकते हैं कंपनी अपनी डिटेल्स डाल के। आई थिंक अप टू 3 to 5 शायद ऐसे है कि ये फ्री वर्जन आप कर सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल तो आप सेंटोस को यूज कर ले। सेम चीज ये है, आपके क्लोन वर्जन है, सेम फीचर्स, सेम सारी चीजें आपकी रेड हैट की आपको मिल जाएंगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो जो करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स स्पेशली, वो ऑरेकल की वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करके उसके ऊपर हम सेंटोस मशीन डाउनलोड इजीली करके कहीं भी जो हमें मिल जाए वो कर सकते हैं। और साथ में यूबुंटू जो है, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसको जो है चैलेंज कर रहा है कंपनीज बहुत तेजी से यूबुंटू सर्वर्स को, और उसको ये भी बहुत ज्यादा एक्टिवली, और इसकी कम्युनिटी बड़ी है, इसको जो है वो कर रहा है। इसका डेस्कटॉप वर्जन फ्री होता है, सर्वर जो वर्जन जो है ना इसका चार्जेबल। आप वो कर सकते हैं कुछ कम्युनिटी वर्जन, इसका सर्वर वर्जन इंस्टॉल करके आप इसके वही CLI यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे तो लिनक्स के
700 जो है डिफरेंट डेस्ट्रोस जिन्हें हम कहते हैं वो अवेलेबल है, वर्जन्स, और वर्जन्स तो नहीं कहेंगे लेकिन फ्लेवर्स डिफरेंट टाइप के, काली है, बहुत सा हम देखेंगे अगर आप उसको सर्च करें तो वो अब यहाँ पॉइंट नहीं, लेकिन ये लीडिंग जो है ये डिफरेंट जो जो कंपनीज यूज करती है सिक्योरिटी सपोर्ट और इसकी वजह से, कम्युनिटी की वजह से, ये जो है इसमें से आप एक भी जो अगर आप कंफर्टेबल है एडमिन लेवल तक आ जाते हैं डेस्कटॉप में, सॉरी डेवऑप्स के अंदर, तो आप भी काफी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे सेंटोस या ये दो एक ही चीज है, और यूबंटू, आप ये दो मशीन्स बना के इनको, कमांड्स ऑलमोस्ट सेम है, परमिशंस, सारी चीजें बहुत 95% सिमिलर है, तो मुश्किल नहीं होगी। अगर आप फैंसी इनफ है और इंथुजियास्टिक है तो आई वुड रेकमेंड कि ये दो कि आप अपने सीवी के अंदर और ये आपको हाईलाइट करेगा आपके जो कंपनी की आपके सीवी के प्रोफाइल के अंदर के मैं इसके ऊपर भी कंफर्टेबल हूँ, इसके ऊपर भी कंफर्टेबल हूँ। तो क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि हेट्रोजेनियस इन्वायरमेंट जो होते हैं, कुछ वो सेंट मतलब रेड हैट यूज कर रहे हैं, कुछ यूबंटू डिफरेंट फ्लेवर्स यूज कर रहे हैं, तो इजीली होता है डेवलपर्स के लिए और जो डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए, ऑप्स इंजीनियर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए कि हम उसको डिफरेंट फ्लेवर्स को हम यूज कर सकते हैं और डिफरेंट उसको जो है, या जॉब स्विचिंग में अगर हम जा रहे हैं या कंसल्टिंग स्पेशली, या कंसल्टिंग के अगर हम एज ए डेवऑप्स कंसल्टेंट है, तो एक कंपनी रेड हैट यूज कर रही है, एक सेंटोस यूज कर रही है, एक यूबंटू यूज, जब हमें इन चीज का आइडिया होगा तो हम इजीली जो है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमें प्रोजेक्ट्स मिल गए, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, हम डिफरेंट कंपनीज को जैसे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज है, छोटी कंपनीज है, स्टार्टअप्स है, वो पूरा डेवऑप्स का एनवायरनमेंट को जो है वो नहीं कर सकती। तो उसमें सूरत में आजकल बहुत ये ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। जैसे जो लोग फ्रीवेयर के ऊपर काम करते हैं, जो जो सॉरी क्या कहते हैं उससे एग्जाम से, फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे हैं अपवर्क, फाइवर के ऊपर, टॉप टेल के ऊपर, ये जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो डेवऑप्स का पूरा उसको वो नहीं कर सकती। तो हम क्या करते हैं कि उसको आउटसोर्स के बीच आप जो है हमारी ऑपरेशनल पार्ट जो है डेवऑप्स का पार्ट आप जो है मैनेज करें। ये भी बहुत ग्रोइंग एक सेगमेंट है मार्केट के अंदर, इस चीज के ऊपर भी आप सोचें। ओके, सो अब हम देख लेते हैं एजोर की ये अब एक हाई लेवल व्यू है कि एजोर डेवऑप्स की जो पाइपलाइन किस तरह काम करती है, क्योंकि हमारे इसमें ये होगा कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, अगेन वही कंसल्टिंग के हवाले से या जॉब स्विचिंग के हवाले से, कोई कंपनी एजोर यूज कर रही है, एजोर को इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर, कोई एडब्ल्यू, कहीं पे हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट है, वो मिक्स जो यूज कर रहे हैं कि एजोर भी सर्विसेज यूज कर रहा है, जीसीपी की सर्विसेज भी यूज कर रहे हैं, और आपके AWS की यूज भी कर रहे हैं, उसके अलावा वो ओपन सोर्स सर्विसेज भी यूज कर रहे हैं। अब जैसे सैप के अंदर, हमारे अंदर ये है कि हमारे डिफरेंट टीम्स डिफरेंट, अब सैप की 350 प्लस मैं प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, प्रोडक्ट्स जो उनके पूरे सॉफ्टवेयर कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर अनकाउंटेबल टाइप के जो टीम्स वर्क कर रही हैं। 75,000 से ज्यादा डिफरेंट एम्प्लॉयज है मोस्टली, जो आप समझ ले 60 to 70% जो है वो डेवलपमेंट और जो टेक्निकल स्टाफ है उसका हर टीम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी कुछ एजोर के ऊपर सर्विसेज यूज कर रही हैं, कुछ जो है कॉस्ट सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर इटसेल्फ आप सैप, ये मैं एग्जांपल इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह किसी ऐसी कंपनी में जाते हैं कि जो हर टाइप, अब हम अगर जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, डेवलपमेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमारा तो हर तरह का क्लाइंट होगा। वो कहता है नहीं जी, मैं मेरे पास ऑलरेडी AWS की सब्सक्रिप्शन है, मैं जो चाहता हूँ मैं AWS के ऊपर मैं आप मुझे प्रोडक्ट अपनी डिप्लॉय करके दे, मैं वहाँ यूज करना वो एक क्लाइंट कहता है मेरा कि मैं एजोर के ऊपर करके दे, एक कहता है GCP, एक कहता है कि मेरा अपना जो है वो हेट्रोजीनियस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें पब्लिक क्लाउड भी है मेरे पास, प्राइवेट क्लाउड भी, आप मुझे उसके ऊपर। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए। तो ये एजोर की पाइपलाइन जो है डेवलपर ने उसने किया, यहाँ वर्जन कंट्रोलिंग में है, रेपोजिटरी कोई भी गिटहब, गिटलैब, XYZ। फिर ये हमारी एजोर पाइपलाइंस हम जिसमें कोड एनालिसिस कर रहे हैं, लिंटिंग डिपेंड करता है हमारी पाइथन की एप्लीकेशन है, जावा की एप्लीकेशन, जो भी हम लैंग्वेज यूज कर, वो सारे स्क्रीन में थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा, हाई लेवल, सॉरी। और
ये इस तरह, ये प्योर एजोर की, इसको हम डिफरेंट उसमें, इसमें हम जेंकिंस सर्विस चाहे तो बीच में जेंकिंस क्यूबरनेटिस की सर्विस, डॉकर की सर्विसेज भी, इसलिए इन्होंने हाई लेवल दिया है, तो हम इसके अंदर हम अपने हिसाब से चीजों को ट्विक एंड ट्विस्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक हाई लेवल अगेन AWS की पाइपलाइन है कि वो कैसे जो है डेवलपर या हमारे जो हो गई Cloud9, ये उनकी अपनी एक बंदा कहता है नहीं मैं हर चीज AWS की यूज करना, ये बीच में कोई AWS की सर्विसेज यूज, सारी चीजें कोड में हर चीज में AWS की यूज करना, वो इस तरह की जो है, यहाँ पे हम अगेन एक स्टेजिंग, स्टेजिंग से मुराद ये हमारी टेस्टिंग QA सारी जो हमारी पाइपलाइन पूरी कंप्लीट ये यहाँ पे बन गई। प्रोडक्शन हम जो वो कर रहे हैं सारा टेस्ट, हम चाहे तो यहाँ पे टेस्टिंग और QA की भी एक पाइपलाइन इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अगेन सेम हाई लेवल GCP के गूगल क्लाउड के ऊपर किस तरह का वो व्यू लगता है हमारे, उसके अंदर क्या होता है, ये सेम एग्जैक्ट, ये बस नाम थोड़े से डिफरेंट है। परफॉर्मेंस, इट्स नॉट परफॉर्मेंस, ये डेफिनेट क्लाउड हमारा डिफरेंट है। और ये सारी चीज जो है, अब यही चीजें चाहे तो हम इसको ओपन सोर्स के जरिए से हम अपने पब्लिक क्लाउड के ऊपर या ऑन प्रेम के ऊपर भी हम एक छोटा सा ये इन्वायरमेंट बना सकते हैं, दिस इज पॉसिबल। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डेवऑप्स के हवाले से वेरी कॉमनली जो है इंटरव्यू के अंदर, जॉब रिक्वायरमेंट्स के अंदर और डिमांड के अंदर भी है, ये मोनोलिथिक सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और माइक्रो। नॉर्मली हम जो ये करते हैं माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक का एक कंपैरिजन होता है। मोनोलिथिक अप्रोच क्या है कि हमने हमारी पूरी एक एप्लीकेशन जो है, मैं इसको आपको डिटेल्स में नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा कि हमारी ये जो है ना कपल्ड होती हैं, आपस में टाइटली इंटीग्रेट होती हैं। और वो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है स्पेशली डेवलपमेंट और ऑपरेशनल उससे, कि अगर हमारी कोई बग आ गया, कुछ चेंजेस करनी है, कोई परफॉर्मेंस इश्यूज आ गए, तो हमारी पूरी की पूरी सर्विस जो है उसको डाउन करना पड़ता है। और उसको जो है उसको फिर अपग्रेड करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। और वो आपस में ही एक भी सर्विस हमारी स्टॉप हो, लेट से बेसिक लेवल मिडिलवेयर हमारा स्टॉप हो गया, तो सबका सब हमें स्टॉप करना पड़ता है और उसको रुक जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है एक सर्विस। अगर हम हमारे बीच में डेटाबेस काम नहीं कर रही है, बीच में OS का मसला या कोई और XYZ रीजन की वजह से पूरे के पूरे हमारे और स्टॉप हो जाती है सर्विस। और सिमिलर ये मिक्स है, IBM ने इसको लॉन्च किया था, ये ज्यादा इसको वो थोड़ा अरसा चला, लेकिन ये इतना अभी सर्वर ओरिएंटेड, इसमें क्या होता है कि आपकी ये जो लेयर है ये सारी, ये आपकी सर्वर के ऊपर डिप्लॉय होती है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल आप इस तरह समझ लें, हमारी पहले जो होती थी प्रीवियस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे, आपके पास सिर्फ टर्मिनल, बैंक्स में बहुत ज्यादा यूज होता था, वो सिर्फ आपके पास स्क्रीन है, जिनको आइडिया है पुराना टर्म मेन फ्रेम्स का। या आपने कभी देखा होगा एयरपोर्ट पे जिन लोगों का जाना हुआ, आपके जो एयरपोर्ट बुकिंग सिस्टम्स होते हैं, वो आपका पूरा सिस्टम जो है वो पीछे आपके सर्वर पे, और इंटरनेट के थ्रू आपकी नेटवर्क कनेक्शन थ्रू आपके पास सिर्फ UI एक टर्मिनल होता था। इसी को हम इस तरह ले लें कि हमारे पास अब जो है गूगल क्रोम की एग्जाम्पल जो है, वो आइडियल एग्जाम्पल को हम कह सकते हैं कि हमारा ये पूरा जो है गूगल का, ये गूगल के सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है, हमारा गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारे पास सिर्फ सिंपल UI। इसी के ऊपर हमारी सारी जो हमारा जो ऑफिस है, हमारा ईमेल सिस्टम है, हमारी सारी चीज जो है वो गूगल के उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे अभी हम जब जीमेल के अंदर भी जाते हैं और जब हम गूगल सर्विसेज को यूज करते हैं, तो वो सारी की सारी है जो हमारी हमारे गूगल का G ड्राइव है, हमारी आपके गूगल का जो ऑफिस है, और जो जितनी सर्विसेज है, गूगल फॉर्म्स हम जो जो यूज करते हैं, वो गूगल के सर्वर के ऊपर पड़े हैं। हमारे पास सिर्फ क्या है, उसका UI है, ये सर्वर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। एक चीज इसमें और जो है सेकेंडरी इसमें आ गई, सिंगल पेज एप्लीकेशन, जो हम गूगल की जो सर्विसेज यूज करते हैं, जो हम देखते हैं स्क्रीन गूगल की, जहां पे हम जीमेल अपनी यूज कर रहे हैं, गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, गूगल की डिफरेंट सर्विस, वो पूरी हमारी एक एप्लीकेशन, उसे हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन सारी सर्विस। ये भी एक डेवलपमेंट का बहुत उसमें पूछा जाता है इंटरव्यू के हवाले से, कि सिंगल पेज एप्लीकेशन जो कंपनीज यूज, क्योंकि हमारी हर चीज हमारी सर्विस एक बहुत सी अपने आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, जब हम उनको स्क्रॉल करते हैं मोस्टली सर्विसेज सारी उसकी हमारी एक वेब, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाती है। ये चीज होती इसके अंदर, और उसके साथ साथ एक और चीज जो जुड़ी हुई है,
वो PWA, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, ये इंटर साथ साथ है। इसको आप देखिएगा कि जो है ना प्रोग्रेसिव वेब एप्स क्या होती है, जब हम इंशाल्लाह कोर्स के अंदर इन डेप्थ, अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से भी ये जो है। सो माइक्रो सर्विसेज में हम क्या करते हैं कि इसको हम ब्रेक कर देते हैं अपनी छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर। अब डीबी हमारी एक सर्विस है, उसको हमने ब्रेक कर दिया, एक डीबी की लेयर बना दी। एक हमारी जो है आपकी मिडिलवेयर की सर्विस जो हमारी वो जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, नोड हो सकती है, हम जो यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर साथ साथ ये हमारी मल्टीपल, एक ही एप्लीकेशन के अंदर हमने इस तरह किया। इसके अंदर हमें क्या डिसएडवांटेज है कि हमने अगर पूरी सर्विस बनाई है, यहाँ जावा यूज की है तो यहाँ जावा ही यूज होगी, यहाँ पाइथन ही यूज होगी, आपकी नोड ही यूज होगी। लेकिन माइक्रो सर्विसेज के अंदर हमने जो मैंने सोचा जी, मैं सिक्योरिटी की वजह से और उसकी, क्योंकि मुझे इसके अंदर जो है ना Web3 को इन्वॉल्व करना है, इसके अंदर मुझे जो है ब्लॉकचेन को यूज कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं जावा को, पाइथन को, डिफरेंट चीज को हम जो है यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम ये। और फिर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मैंने उसको अपडेट करना है, कोई उसमें चेंजेस लानी है, तो मैंने उस सर्विस को डाउन किया। ये बाकी अदर सर्विसेज हमारी एज इट इज वर्क कर रही है। और ये ब्लॉकचेन के अंदर ये इस सर्विस जो है, हम इसको अपडेट करते हैं। अब मेरे सेकंड सर्विस को तो स्टेप बाय स्टेप हम कर, अब यहाँ में इसके क्या डाउन मैनेज डिफिकल्ट हो जाता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत हैवी हो जाता है, इसको कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट बनता है। मोनोलिथिक के अंदर सिंपल जो है आपका एक एक वो कर सकते हैं। तो दोनों चीजों डिपेंड करता है। अब एक सवाल यहाँ पे आगे से पहले देख लेते हैं एक एग्जाम्पल कि किस तरह होता है। अभी हमारा एक आपस में बहुत टाइटली इंटीग्रेट हुआ हुआ हर चीज। अगर मेरा किसी वजह से शॉपिंग कार्ट नहीं चल रहा, तो हमारा सारी एप्लीकेशन को वो डिस्टर्ब कर देगा, सारा उसको ब्लॉक ब्लॉक कर देगा। लेकिन हम अगर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में, अब जस्ट इन केस बहुत दफा हमने खुद इस चीज को जो एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारा, अब मिसाल के तौर पे मैं प्रोडक्ट पेज देख रहा हूँ, उसके ऊपर वो नहीं काम कर रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे बहुत दफा ये देखा होगा आपने कि शॉपिंग कार्ट की पेज सही खुल रहा है, या पेमेंट, नॉर्मली पेमेंट सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, या वो नहीं किसी वजह से काम कर रहा है। अदर सर्विसेज हमारी, हम क्या करते हैं कि हमने अब जो अपनी शॉपिंग कार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट्स ऐड किया, जैसे हम उसके ऊपर गए, या फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ऐसे ये ले लेते हैं कि मैं शॉपिंग के, अभी मेरे पास जो है ईबे की, सॉरी, इसकी पेपॉल की सर्विस और क्रेडिट कार्ड की सर्विस, अब मैं चाहता हूँ कि अली पे को भी इसके अंदर इंक्लूड। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने इसको सिर्फ सर्विस को रोका, उसकी अली पे की जो है ना API को, इसको मैंने इंटीग्रेट किया और इसको मैंने लाइव कर दिया। ये बाकी सर्विसेज मेरी एज इट इज वर्क कर रही है, ठीक है। ये हाई लेवल्स का। तो ये पूरी एक पूरे ये जो है ना सब्जेक्ट्स है, इन डेप्थ जाके पढ़ना, उनकी टेक्नोलॉजीज को सारा उसका करना। इंशाल्लाह कोशिश है कि हमारी उसको जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसके अंदर इन सब चीजों को हम इन डेप्थ कवर करें। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ये ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड है कि डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज, क्योंकि ये क्यों जरूरी है। CD का ये हमारे पार्ट है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का। डिलीवरी के बाद, जैसे मैंने कहा, डिलीवरी में हमारा जो है प्रोजेक्ट सॉरी कोड आ गया, हमारी मशीन्स आ गई, हमारे कंटेनर्स आ गए, हो गए, ये डिप्लॉयमेंट, ये क्यूबिनिटीज के अंदर और उसमें यूज होता है कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, डिफरेंट कंपनीज यूज करती हैं। बिग बैंग क्या होता है कि हमने एक एप्लीकेशन रन कर रही है, उसको पूरी की पूरी एज इट इज स्टॉप किया, और नई को जो है हमने, यहाँ पे इन्होंने इसीलिए कलर से उसको किया, ब्लू न्यू है और ग्रीन रनिंग है, उसको स्टॉप करके फिर हमने वो कर दिया। इस तरह रोलिंग बेस में क्या होता है, फीचर पार्ट्स को हम जो है डिप्लॉय करेंगे। एक पार्ट इसको स्टॉप किया और ये फिर हमने किया, फेज बाय फेज हम इसको डिप्लॉय करते चले जाएंगे रोलिंग के अंदर जो है ना। अच्छा, ये जो है ब्लू ग्रीन और कैनेरी, ये सिमिलर होती है, और मोस्ट सबसे ज्यादा जो है गूगल्स भी इन्हीं में यूज करता है, क्यूबरनेटिस इनको प्रेफर करता है। मोस्टली कंपनीज जो है ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट और कैनेरी यूज करती है। इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो है हमारा न्यू वर्जन है, ये हमारा रनिंग वर्जन है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको डिप्लॉय करते हैं, ट्रैफिक उसके साथ, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम ट्रैफिक जो है वो उस पर साथ साथ दोनों रन कर रही होती हैं, और हमारी टेस्टिंग भी। जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, इसको हम स्टॉप कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम उसके स्टैंड बाय लाके, जैसे, और फिर हम उसको, वो फिर ग्रीन उस पे वो मेन बन जाती है। मिसाल ये वर्जन 2 था, वर्जन इसको इसके हम करके इसके अंदर
स्टेप बाय स्टेप जो है सेम सिमिलर, लेकिन इसमें कैनेरिस एक ये बेसिकली एक स्टेप करेंगे, और जहां हमें कोई इंडिकेशन आई और हमें अलर्ट आया हम उसको रोक देंगे, और हम फिर उसी को मेन हमारी जो चल रही है ऑलरेडी सक्सेसफुली उसको ही कंटिन्यू करेंगे और उसको स्टॉप कर देंगे। जब अगर हमें कोई ऐसा अलर्ट नहीं आता तो फिर हम उसको डिप्लॉय कर देंगे। फीचर बेस्ड क्या है कि हम फीचर्स को थोड़े थोड़े फीचर्स के अंदर हम डिप्लॉय करते चले जाएं, और उसके बाद हम उसको लाइव करते हैं। ये अगेन ये इन डेप्थ पूरी एक जो है ना इंजीनियरिंग डेवऑप्स सारी, बहुत सारे लोगों को जो इस चीज़ की कंफ्यूजन होती है कि डेवऑप्स के आजकल ये जो टर्म्स डिफरेंट आ रही है, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग क्या होती है, एसआर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो मेनली एसआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादातर जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहा है, सर्वर्स को, फिजिकल लैपटॉप्स को, जो साइट साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर ये टर्म्स बनती है। मैं इस तरफ से इस तरफ आ रहा हूँ क्योंकि उसमें स्लाइड के अंदर इस तरह हो गया है। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क्स को देखना और करना। नॉर्मली डेवऑप्स की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं है, लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा कंपनीज वो इन चीजों को वो इंटीग्रेट और इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, और जो है ना इंटरचेंजेबल कर रहे हैं। इस वजह से मिक्स हो जाती का बहुत सारी जगह बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन है कि एसआरई क्या है, डेवऑप्स क्या है, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग क्या चीज है। तो ये इसके अंदर इंटरचेंजेबल है, जॉब्स थोड़ी थोड़ी हो। प्लेटफॉर्म स्पेशली मैं कहूंगा कि आपको, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि डेवऑप्स की रिफाइंड और अपग्रेडेड वर्जन है। आप कई जगह पे देखेंगे प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग का, क्योंकि क्लाउड बेस्ड क्लाउड नेटिव आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उसको कर रहे हैं, तो इसलिए इसको जो नाम दिया गया है वो प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग। ऐसे मैंने शुरू में जो आपको कहा था डेवऑप्स बेसिकली फिलोसफी है, कल्चर है, इसलिए अब इसको जो है इस तरफ वो स्विच कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग क्या है। इसके अंदर हम सारा इसी की सारी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। या इन्होंने अभी इसको डिटेल्स में नहीं दिया, लेकिन क्योंकि अभी ट्रांजिशन फेज है, तो इस तरह से क्लाउड बेसिकली क्लाउड के साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सिक्योरिटी, सारी चीजें आप जो करते हैं। ठीक है, बहुत सारी आपने टर्म्स आपने मार्केट में देखी होंगी। डेवऑप्स क्या है, डेव सेक ऑप्स क्या है, एमएल ऑप्स क्या है, एआई ऑप्स क्या है, एलएलएम्स डिफरेंट। डेवऑप्स हम आप देखते हुए आ रहे हैं। डेव सेक ऑप्स ये स्पेशलाइज पर्सन होता है डेवऑप्स के साथ साथ उसको सिक्योरिटीज की सर्टिफिकेशंस पूरी नॉलेज होती है, जो आपके प्लानिंग के साथ उसमें इंक्लूड होता है। और वो सारी सिक्योरिटी की पूरी पूरी जो डेवलपमेंट जर्नी है डिप्लॉयमेंट तक वो उसको मॉनिटर कर रहा होता है। एमएल ऑप्स, मशीन लर्निंग ऑप्स, ये जो है बेसिकली हमारे मॉडल्स, इसमें एआई ऑप्स में और एमएल ऑप्स में मेजर डिफरेंस। उसमें क्या होता है कि हम जब डिफरेंट मॉडल्स को डिप्लॉय करते हैं, हमारे डिफरेंट वर्जन्स को, वो हम उसके अंदर कंट्रोल कर रहे होते हैं। एआई ऑप्स के अंदर क्या होता है कि हम जो सिस्टम्स हमारी एआई एप्लीकेशंस जो रन कर रही हैं, और वो जो हमें फीडबैक दे रही है लॉग्स के अंदर, जो जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं, उसको हम एआई ऑप्स के थ्रू ये किया जाता है। एलएलएम ऑप्स, अब ये जो ओपन सोर्स जनरेटिव एआई जो हमारी नई अभी जो वो जो फेमस हुई है, उसके अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये बेसिकली जनरेटिव एआई की एक प्रोडक्ट है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इस बेसिकली एमएल ऑप्स के और डीप बेसिकली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज हो रहे हैं, और वो बन जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसको हम डिफरेंट उसके वर्जन्स को जो है कंट्रोल करने के लिए उस डिप्लॉय करने के लिए पूरी लाइफ साइकिल को वो हम एल गिट ऑप्स के अंदर ये जो है क्या होता है कि हम हर चीज गिट के ऊपर हमारा जो जो भी वर्जन कंट्रोलिंग है, हमने हर चीज, हमारे स्क्रिप्टिंग भी वहीं पे है, हमारी इमेजेस भी वहीं पे, हमारे क्यूबरनेटिस का हर चीज हम गिट के ऊपर जो है वेब हुक्स के जरिए सारा इसको गिट के अंदर ही कंट्रोल करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इसको पिकअप कर रहा है, बहुत ज्यादा इसकी भी डिमांड है कि हमें ये डेवऑप्स की कह सकते हैं हम इसकी काइंड ऑफ एडवांस शेप है, जिसके अंदर गिट के अंदर ही हम जो है, अब हमारा गिटहब हो सकता है, गिटलैब हो सकता है, हमारा गिट बकेट हो सकता है, डिफरेंट उसके जो है वो वर्जन अवेलेबल है। डाटा ऑप्स, डेटाबेस की इसको डिफरेंट वर्जन को, सिस ऑप्स, आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स जो है ये, और अगर आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो ये मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो ये इनके ऊपर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये सर्टिफिकेशंस, क्योंकि तो जो मेजर जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा
पहले तो एजोर की सबसे हाई डिमांड थी, ये तकरीबन जो है 60-70% था, अब ये कम हो गया है। तो एजोर की सॉरी AWS स्टिल, अब आप आपकी अपनी उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है ना सर्टिफिकेशन इसके बाद करना चाहते हैं। ये हम कोर्स के अंदर जो है कवर, ये आपको जो एजोर भी क्लाउड के ऊपर पूरा, क्योंकि एजोर डेवऑप्स के ऊपर पूरा एक बंडल, उसके एक सेपरेट प्रोडक्ट है। और जो है AWS GCP को टच देंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा क्लाउड गूगल का नहीं, यूज भी कम है मार्केट के अंदर। ज्यादातर जो है AWS, या अगर वो यूज कर रहे हैं, अगर इसमें फिर यही है कि अगर लोग ओपन सोर्स के लिए भी हम जेंकिंस को कवर करेंगे, और गिट गिट हब एक्शंस को जो है ना इनिशियली जो फाउंडेशन के अंदर हम उसको कवर करेंगे, और जो इंटरमीडिएट के अंदर एजोर और AWS के अंदर ये चीजें कवर करेंगे। और जो मैंने स्लाइड के ऊपर दिखा, ये सॉरी, पहले इसको बता देता हूँ मैं आपको कि फाउंडेशन के अंदर जो है हम जो बेसिक कवर के और बेसिक जो पाइपलाइंस होती हैं किस तरह होती हैं वो सारा, और गिटहब एक्शन, इसके अंदर AWS और एजोर, और ये उसके साथ क्यूबरनेट डीपली, यहाँ पे डॉकर्स क्यूबरनेटिस डेफिनेट बेसिक है तो वो कवर होगा एडवांस लेवल पे इसमें। और फिर इसमें जो है सिक्योरिटीज और इन डेप्थ जो जाके हम इस सारी चीजें इसमें गुरु, और ये 2-2 मंथ्स के जो है होगा 6 मंथ्स का, 2-2 मंथ्स के फेजेस के जो होंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि मेरा प्रोग्रेशन इसमें, मुझे डेवऑप्स में फायदा और क्या चीज है। सो हम जूनियर लेवल से शुरू कर सकते हैं इसमें। अगर आप IT के इसमें आ रहे हैं, आई विल हाईली एडवाइज के पाइथन, आपके जावा स्क्रिप्ट, बैश, ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं इनको आप जो है डेफिनेटली जरूर देखें। बाकी चीजें आप और लिनक्स, ये 4 चीजें इसमें आप वो जो है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प देंगी और आपके लिए इजी होगा। नॉर्मली जावा तो हम कोर्सेज के अंदर करते ही हैं, तो जेंकिंस वगैरह के वो इतना वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जावा हम उसको, तो जावा स्क्रिप्ट, आपकी पाइथन एंड आपके बैश, इन चीज़ों को हम डेफिनेटली, क्योंकि हमें हेल्प, ये तीनों लैंग्वेजेस हमें जो है, तीनों टूल्स जो है हमें हेल्प देंगे जो आपकी ऑटोमेशन में इजीली एंसिबल और टेराफॉर्म को अंडरस्टैंड करने या यूज करने में। फिर हम डेवस इंजीनियर, ये जो है 1 to 3 years, 0 to 1 to 2 to 3 years, इस तरह फिर ये। और जो यूएस कनाडा में जो एवरेज है ना, इसलिए मैंने उसको रखा स्टार्टिंग, जैसे आपका डेवस इंजीनियर या 70,000 से 90,000 एवरेज, अप एंड डाउन, डिपेंड ऑन द कंपनी, और डिपेंड ऑन द रीजन भी डिपेंड करता है। अगर आप बे एरिया, या जो आप मिसाल के तौर पे सैन फ्रांसिस्को में, या जो है आप जो है कैलिफोर्निया के, या सियाटल में, या वैंकूवर, ये कनाडा के साथ इस पट्टी वेस्ट की तरफ है, वहाँ सैलरीज बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सब सिलिकॉन वैली आए वो है। और अगर आप जो है ईस्ट में रीजन में है, या मिडलैंड्स के अंदर है, उनकी जो है रिक्वायरमेंट्स वहाँ कंपनी कम है। अगर इसी तरह आप EU रीजन में आ जाए, आयरलैंड के अंदर जो है वो मीडियोकर रेंज है, 60, 70, 80। अगर आप जर्मनी वगैरह यहाँ जाते हैं तो थोड़ी सैलरीज, UK में पाउंड्स के अंदर है तो कन्वर्ज कर, तो ये एक अगेन डिपेंड करता है। स्टार्टअप्स जो होती हैं वो ज्यादा पे करती हैं, और जो स्टार्टअप्स जो है वो ज्यादा पे करती हैं, और जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे सैप हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, वो मिड रेंज के अंदर पे करती है। ये हमने कवर कर लिया। थैंक्स वेरी मच, और टाइम के लिए मैं हाईली अपोलोजाइज कि हमारा टाइम काफी ज्यादा ये चीजें थी।